मेरी चाची बहुत खूबसूरत और जवान थी। वह घर में अकेली रहती थी और मुझे अपने पास बुला लेती थी और अपनी तन्हाई मिटाती थी। मैं भी खुश होकर चाची के पास चला जाता और उनके साथ कुछ हसीन लम्हे बिताता। एक दिन चाची ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं भी खुशी खुशी चाची के घर चला गया। मैं जैसे ही चाची के घर पहुंचा तो चाची बाथरूम से नहाकर बाहर आ रही थी। जैसे ही मैंने चाची को देखा तो मेरे होश उड़ गए। चाची ने मुझे अपना वो दिखाकर। मेरी चाची बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वह लगती ही नहीं थी कि वह एक शादीशुदा औरत है। उस वक्त मैं अपने चाचा के घर रहने आया था क्योंकि मम्मी पापा दोनों बाहर देश जा रहे थे। जब चाचा पापा से मिलने आए थे तो उन्होंने पापा से जाते हुए कहा कि अर्जुन को हमारे घर छोड़ जाएं। पापा ने उन्हें काफ़ी मना किया। अर्जुन बड़ा हो गया है, वो अपना ख्याल रख सकता है, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने पापा को राज़ी कर लिया और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरे पास हमारे पुराने घर की चाबी थी जो खाली पड़ा हुआ था। चाची की शादी को मेरे चाचा से 10 साल पहले हुई थी। मैं उस वक्त 10 साल का था, मगर उस वक्त चाची को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी बल्कि हल्के लहजे वाली और भरपूर जिस्म की मालिक थी। चाचा चाची की जोड़ी मिसाल समझी जाती थी, पर अभी तक दोनों औलाद से दूर थे। वो दोनों अपनी किस्मत समझकर सब्र कर रहे थे। चाची और चाचा में बहुत ज़्यादा प्यार था और मेरा अंदाज़ा था कि चाचा ने उनके साथ कई रातें गुजारी हैं। शादी के बाद चाची का बदन बहुत दिलकश हो गया था। खूबसूरत तो वह पहले से ही थी, मगर अब जिस्म का हर हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा था। उस वक्त जब चाची घर की सफाई कर रही थी और मैं टीवी देख रहा था, तब चाची ने मुझसे पूछा, अर्जुन बेटा आज कॉलेज नहीं जाना क्या? मैंने दिल ही दिल में चाची के बेटा बुलाने पर बुरा मनाते हुए कहा कि नहीं चाची, सेमेस्टर खत्म हो गया है ना, इसलिए 1.5 महीने की छुट्टी है। चाची ने सर हिलाया और टेबल पर कपड़ा मारने लगी, पर चाची का वह सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। मुझे चाची के घर आए हुए 5 दिन गुजर चुके थे। रात को खाने की टेबल पर चाचा ने चाची से कहा कि उन्हें 25 दिन के लिए हिमाचल जाना है। अगर उन्हें ज्यादा दिनों के लिए बाहर जाना होता तो वह चाची को भी साथ ले जाते थे, मगर इस बार मैं चाची के घर पर था तो उन्होंने अकेले जाना ही मुनासिब समझा। मैं चाची का रूटीन और उनकी आदतों की अच्छी तरह से अभ्यास किया था। मैंने देखा कि वह चाय का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं और वह चाय में दूध बहुत डालती हैं और मुझे डब्बे का दूध पीने की आदत थी। अगले दिन हम दोस्त आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे और मैं जो कुछ बकवास कर रहा था वह बहुत गंदा था। मेरी बातें सुनकर चाची बहुत हैरान हो गई। फिर उन्होंने अपनी तेज आवाज में बोलकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की कोशिश की कि म्यूजिक की वजह से मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरी गंदी बातें काफी देर तक सुनती रही और फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम को मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा तो चाची को बताने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। मुझे उस वक्त खास कुछ याद नहीं था। फिर मैं वापस लेट गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा मुझे चाय पीनी है। चाची ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चाय बना देती हूँ। वे उठकर बाथरूम की तरफ चली गई और मैं गैलरी में आकर बैठ गया और सामने फूलों को देखने लगा। फूल मुझे पसंद आ गया। मैंने उसे करीब जाकर देखा और फिर उसे तोड़ लिया। चाची मुझे आवाज दे रही थी। मैंने जवाब दिया, मैं बाहर हूँ, तो वह हाथ में ट्रे लेकर बाहर आई जिसमें 2 कप चाय थी। उन्होंने एक कप मुझे दिए और दूसरा खुद उठाकर टेबल पर रख दिया। मैंने वह फूल जो हाथ में पकड़ा हुआ था चाची की तरफ बढ़ा दिया। चाची भी मुस्कुराकर फूल मेरे हाथ से ले लिया और कहा, शुक्रिया मेरे बच्चे, मेरे सारे अरमान पर पानी पड़ गया था। मैंने चाची की तरफ देखा और कहा, चाची आप बोर नहीं होती सारे दिन घर में रहकर? मैं तो बोर हो गया हूँ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। चाची ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तो तुम्हारे चाचा के साथ हर जगह जाती हूँ, लेकिन मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाती। मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। रात के खाने के बाद मैंने एक मूवी लगाई और बैठकर देखने लगा। चाची भी मेरे पास आकर बैठ गई और मूवी देखने लगी।
चाची ने जब देखा कि ये वही बकवास हो रही है जो मैं दोपहर को गेम खेलते वक्त कर रहा था, तो उन्होंने कहा, अच्छा तो सारी गलतियां और बकवास तुमने यहाँ से सीखी हैं। वे बोली, बेटा ये तो बहुत गंदी बात है, तुम बहुत ही गंदी जबान इस्तेमाल करते हो। शर्म से मेरे पसीने छूट गए। चाची ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी कि तुम पर नजर रखें, तुम हाथ से निकलते जा रहे हो। मैं नजर उठाकर देखा और चाची से कहा, गलती हो गई चाची, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं, सभी लड़के इसी तरह की मूवी देखते हैं। मेरी बात सुनकर चाची हंसने लगी और बोली कि डरो मत, मैं तो किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे पता है कि तुम लड़के किस तरह की बातें करते हो। अच्छा ठीक है, कोई और मूवी लगाओ, ये क्या लगाया हुआ है। तब जाकर मेरी सांस में सांस आई और मैं चाची से पूछा कि चाची कौन सी मूवी लगाऊं। उन्होंने कहा कि कोई भी हिंदी मूवी लगाओ। मैंने हिंदी मूवी लगा दी। चाची मूवी देख रही थी और मैं चोरी चोरी चाची को देख रहा था। चाची ने अपनी एक टांग उठाकर दूसरी टांग पर रखी और सोफे की टेक और बाजू से लगाकर आराम से बैठ गई। फिर मैं भी अपनी एक टांग उठाकर अपनी दूसरी टांग पर रखी। मुझे भी लगा कि चाची ने मेरी ही इस हरकत को नोट किया है और उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मैं भी चाची की तरफ दूसरे कोने पर बैठा हुआ था। फिर चाची ने मुस्कुराते हुए पोजीशन चेंज किया और मैं भी उनको देखा और सही होकर बैठने में ही बेहतर समझा। चाची हंसने लगी और बोली, अर्जुन तुम मेरी नकल उतार रहे हो। मैं उनकी तरफ देखकर सर हिलाया तो उन्होंने थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहा, तुम मुझे क्यों तंग कर रहे हो। मैं मुस्कुरा कर कहा, आपको तंग करना मुझे अच्छा लगता है। वह बोली, क्यों। मैंने फौरन कहा, कितने दिन हो गए हैं, ना किसी की डांट खाई है, ना किसी से मार खाई है, और आप भी तो बहुत बोरिंग हो। मेरी बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़े थे। उन्होंने कहा, अर्जुन क्या मैं वाकई में बोर हूँ। मैंने कहा, पता नहीं अकेला रहकर मेरा क्या होगा। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मार खानी है। वह मुझे कोई मासूम सा बच्चा समझ रही थी और ये बात मेरे फायदे की थी। शायद इसी तरह की फिजूल बातें करते करते चाची मुझसे काफी नजदीक हो गई। रात के 10 बजे उनके मोबाइल पर चाचा का फोन आया तो वह उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी थोड़ी देर मूवी देखी और टीवी बंद कर दिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे चाची के कमरे से आवाज आई, यार बहुत मिस कर रही हूँ आपको, नहीं पता कैसे गुजरेंगे ये दिन। पता नहीं दूसरी तरफ से क्या कहा गया, मगर जो बात चाची ने कही थी वह मेरे लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। सुबह जल्दी उठा और फ्रेश होकर किचन की तरफ गया। किचन में कोई नहीं था। मैं चाची के कमरे की तरफ जाकर देखा तो दरवाजा बंद था, मतलब चाची अभी सो रही थी। मैंने किचन में जाकर अपने लिए चाय बनाई और फिर कुछ स्लाइस गरम करके टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता कर रहा था तभी चाची के कमरे का दरवाजा खुला। वह बाहर निकली। मुझे देखकर थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, रात को नींद नहीं आई, बहुत देर से सोई थी इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ सकी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आपको नाश्ता करना है, चलो आज आपका नाश्ता मैं बना देता हूँ। वह बोली, तुम और नाश्ता, वाह क्या बात है। मैंने कहा, आप फ्रेश होकर आए, मैं नाश्ता बना देता हूँ। फिर बात करते करते चाची ने सर हिलाया और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली गई। मैंने पूछा, चाची आपको नाश्ते में क्या पसंद है। चाची ने कहा, तुम जो भी बनाओगे मैं खुशी से खाऊंगी। मैंने कहा, जैसी आपकी मर्जी। मैं मुड़कर किचन की तरफ गया। नाश्ता बनाकर किचन में आया और चाची को आवाज लगाई। चाची हाल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, चाची नाश्ता तैयार है, और ट्रे उनके सामने रख दिया। चाची मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। चाची ने मेरे सर पर हाथ फेरा और मेरे बालों को खराब कर दिया। मैं चाची का हाथ पकड़ लिया जो मेरे सर पर था और कहा, चाची आपने मेरे बाल का स्टाइल खराब कर दिया। चाची ने प्यार से मेरे गाल पर एक हल्का सा थप्पड़ लगाया और कहा, कुछ खराब नहीं हुआ, आराम से बैठो। चाची ने नाश्ता किया और कहा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। फिर चाची ने मेरे गाल खींचे। मैंने कहा, यार आप औरतों की यही बहुत गंदी आदत होती है, गाल ही लाल कर देती हैं। चाची मुस्कुराने लगी और दोनों हाथों को मेरे कानों की तरफ बढ़ाई तो मैं भागने लगा। चाची हंसते हुए मेरे पीछे भागने लगी और कहा, रुको तुम्हें मार लगाती हूँ। मैं रुक गया और अपनी कमर पर
हाथ रखकर सांस लेते हुए कहा, ठीक है। फिर वह सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैं उनके पास गया और कहा, क्या हुआ चाची? मैं एकदम खड़ा हो गया। वो मेरे दोनों कानों को पकड़ ली और हंसने लगी। मैं रोने वाली शक्ल बनाते हुए कहा, आपसे तो कोई प्यार की उम्मीद ही नहीं। चाची ने हंसते हुए मुझे देखा और मेरे गालों पे वो चूमने और प्यार करने लगे और कहा, सॉरी यार। चाची ने मुझसे कहा, अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ, फिर मार्केट से वह सामान ले आते हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी चेंज करके आता हूँ, शायद कोई लड़की मुझसे पट जाए और मेरी भी मजे हो जाएं। चाची ने मुस्कुराते हुए एक थप्पड़ लगाया और कहा, अर्जुन थोड़ी सी तो शर्म करो। मैं हैरानी से कहा, किस चीज से? चाची ने कहा, अपनी इस तूफानी हरकतों से। मैंने कहा, यार जिंदगी में थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए, वरना तो सारी उम्र आप मुझे किसी काम का नहीं छोड़ेंगी। चाची को पहले तो मेरी बात समझ नहीं आई, मगर जब उनको समझ आया तो उन्होंने अपने पैर से जूती उतारी और कहने लगी, थोड़ी सी तो शर्म करो। अर्जुन हंसकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आया और सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी देर में चाची भी बाहर आ गई। मैं चाची को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो सफेद कलर टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। मैं चाची को देखते हुए कहा, मैडम जी का क्या इरादा है? चाची ने पहले अपने आप को देखा, फिर मुझे देखते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? मैंने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, मैडम आपके दीवाने शहर में हजार होंगे, मगर इतनी सुबह दुकान कौन खोलेगा? चाची को गलती का एहसास हो गया और बोले, ठीक कह रहे हो। मैंने कहा, मैडम जब आप बाहर निकलती होंगी तो लोग सिर्फ आपको ही देखते होंगे। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी सी तो शर्म करो, मैं तेरी चाची हूँ। मैं भी सर झुकाकर कहा, ठीक है। चाची तो वह हंसने लगी और मेरे पास बैठते हुए कहा, बाज नहीं आओगे फ्लर्ट करने से? मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौन बदकिस्मत आपसे फ्लर्ट करना चाहता है? चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, माफ कर यार। थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो मेरे करीब आई और बोली, सच में तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कोई आप जैसी मिली नहीं, वरना उसको अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता, चाहे कुछ भी करना पड़ता। चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छी लगती हूँ आपको? तो मैं भी फिर किसी आशिक की तरह सर झुकाकर हल्का सा कहा, बहुत ज्यादा। चाची ने कहा, तू बाज नहीं आएगा? फिर चाची ने कहा, अर्जुन दूध ले आओ, खत्म हो गया है। मैंने सर हिलाया और मार्केट की तरफ चला गया। वापस आकर दूध के बर्तन को फ्रिज में रखा और चाची को बताने उनके कमरे में गया, पर सामने का मंजर पागल कर देने के लिए काफी था। चाची नहाकर निकली थी और इस वक्त मुझ पर कहर बरसा रही थी और मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसे टांगों में जान ही नहीं रही। मैं जाने ही वाला था, चाची ने आवाज देकर पूछा, दूध ले आए हो? तो मेरी हलक से तो जैसे आवाज ही नहीं निकल रही थी। चाची आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई मेरी तरफ आई और मेरे चेहरे के नीचे हाथ रख कर कहा, क्या हुआ अर्जुन? मैंने चेहरा उठाया और उनकी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं। चाची ने मेरी आंखों में देखा और कहा, अर्जुन सच बताओ, मेरा इस तरह तुम्हारे सामने आ जाना अच्छा है क्या? मैंने कहा, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं तो आप गलत हैं। चाची, आपका जिस्म आपकी मोहब्बत के इजहार का जरिया है, लेकिन यही सब कुछ ठीक नहीं है। चाची ने एक गहरी सांस ली और मुझे इस तरह देखा जैसे मैं दीवाना हूँ। मैंने दोबारा सर उठाया और कहा, मैं ये भी नहीं चाहता कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपनाएं और फिर जिंदगी भर के लिए मुझे अपने दीदार से महरूम कर दें। चाची के लिए बहुत नाजुक निर्णय था। फिर वह एक तरफ बेड पर बैठ गए और कहा, मेरे पास आओ और यहाँ बैठो। मैं आराम से चलता हुआ उनके पास गया और बैठ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने दूसरे हाथ पर रखा और कहा, अर्जुन जो मिल जाए उस पर शुक्र करना चाहिए। चाची के जहन में क्या
चल रहा था और मैं उस वक्त वहां से जाना ही ठीक समझा। थोड़ी देर बाद जब मैं आया तो चाची कमरे के अंदर रो रही थी। उनकी सिसकियों की आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं दरवाजे के पास गया और कहा कि आप ठीक हैं? अंदर से कोई जवाब नहीं आया, बस सिसकने की आवाज बंद हो गई। मैं फिर पूछा, चाची बात क्या है, आप क्यों रो रही हैं? अंदर से आवाज आई, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहती हूँ, प्लीज अपने रूम में चले जाओ। मैंने कहा, ठीक है, आप ठीक तो है ना? चाची ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। मैं जल्दी से वापस आ गया। फिर कुछ देर बाद चाची फ्रेश होकर बाहर आई और मुझसे माफी मांगने लगी। उसके बाद से मैं चाची का ख्याल रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वह बहुत ज्यादा तन्हाई का शिकार हो गई थी और मुझसे प्यार करने लगी थी। मैंने फोन करके चाचा को वापस बुला लिया। चाची जवान और खूबसूरत औरत थी, इसलिए अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए बहुत ज्यादा तरस गई थी। शुक्र है कि हम दोनों में इस तरह का कोई भी ताल्लुक नहीं हुआ। कुछ दिन मैंने चाची के घर गुजार दिए और फिर मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए और मैं अपने घर वापस चला गया। मेरा सभी लोगों से यही कहना है कि हमेशा घर में किसी के सहारे अपनी बहन या बीवी को अकेले छोड़कर ना जाएं, क्योंकि शैतान कभी भी इंसान को बहका सकता है और शैतान के बहकावे में आकर ये गलती इंसान कर बैठता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद। मैं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ा रही थी जो 10वीं में 2 बार फेल हो चुका था। वह 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का था। ट्यूशन के समय वह हमेशा मेरी तरफ ही देखता रहता था। एक दिन वह सीधा मेरे कमरे में आ गया और कहने लगा, मैडम मैं आपको जितने भी पैसे चाहिए उतने दे दूंगा, लेकिन आप मुझे मेरे दिल की तसल्ली तक खुश कर दो। मैं प्रेम को छोटा समझकर उस पर हंस पड़ी। तब उसने बेड पर ही एक्स्ट्रा क्लास के खत्म होने तक पूरे जोश में मेरा नाम नेहा है, मैं घर पर ही ट्यूशन चलाती थी और 10वीं तक के लड़के लड़कियां मेरे पास पढ़ने आते थे। ट्यूशन से मैं महीने के 7,000 रुपए कमा रही थी, लेकिन वह भी कहीं ना कहीं घर में खर्च हो जाते थे। हजारों रुपयों में भी मैं अपना घर ठीक से चला नहीं पाती थी, लेकिन जो था मेरे लिए वह ठीक ही चल रहा था। एक दिन मेरी ट्यूशन में एक 60 साल का व्यक्ति अपने 15 साल के पोते को लेकर आया। वह व्यक्ति बड़ी महंगी गाड़ी में मेरे घर आया था और उसकी जीवन शैली भी बिल्कुल अमीर लोगों की तरह थी। उस व्यक्ति की ये शान देखकर मेरी आंखें चमक गई। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा तो वह बोले, मैं दीनदयाल हूँ और मैं अपने पोते को आपके पास ट्यूशन के लिए लाया हूँ। मुझे ये सवाल उठ रहा था कि वह व्यक्ति इतना अमीर होते हुए भी अपने पोते को घर की ट्यूशन में क्यों लाया, जबकि शहर में बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे। मैंने उनसे वही अपने सवाल का जवाब मांगा। इस पर उन्होंने कहा, मैडम अगर आप मेरे पोते को 15 साल का समझ रही हैं तो सुनिए, वह 15 साल का नहीं बल्कि 17 साल का है। उसका 10वीं पास करने का उम्र तो कब का निकल चुका है। पिछले 2 साल से वह बार बार 10वीं में फेल हो रहा है। शहर के बड़े बड़े कोचिंग में उसे पढ़ाया गया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। एक छात्र से आपका नाम सुना था। कभी कभी जो बड़े लोग नहीं कर सकते वह एक साधारण व्यक्ति कर देता है। अब मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। मुझे यकीन है कि आपके यहाँ पढ़ने से मेरा पोता इस बार जरूर 10वीं पास करेगा। दीनदयाल की बातों में मुझे सच्चाई नजर आई और मैं उनके पोते का एडमिशन कर लिया। उस दिन से ही वह मेरे पास पढ़ने आया था। मैं बाकी छात्रों से महीने के 2,000 लिया करती थी, लेकिन दीनदयाल से मैंने उनके पोते की ट्यूशन फीस 3,000 बताई। इस दिन से उन्होंने उसे मेरे पास ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। उनके लिए तो 3,000 मामूली बात थी, क्योंकि बाकी माता पिता की तरह उन्होंने पैसे देने में कोई झंझट नहीं की थी। पहले ही दिन उन्होंने मुझे पूरे महीने की फीस दे दी थी। पहले दिन जब मैं अमन को पढ़ाना शुरू किया तो वह पढ़ाई में बहुत कमजोर दिखा।
उसका ध्यान पढ़ाई छोड़कर कहीं और था। 2 दिन तक यही चलता रहा। तीसरे दिन दीनदयाल अपने पोते की पढ़ाई के बारे में पूछने ट्यूशन में आए। मैंने उनसे कहा, आपका पोता पढ़ाई में बहुत कमजोर है, मुझे उस पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी और इसके लिए फीस भी ज्यादा लगेगी। 3000 में काम नहीं चलेगा, आपके पोते पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। किसी के लिए आपको महीने के 10,000 देने होंगे। दीनदयाल ने कहा, 10,000 की जगह मैं तुम्हें 20,000 दूंगा, लेकिन इस साल मेरा पोता 10वीं पास होना चाहिए। अब मैं अतिरिक्त पैसे ले रही थी, इसलिए मैंने अतिरिक्त क्लास के लिए भी हाँ कर दी। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक बाकी सारे छात्र ट्यूशन खत्म करके अपने अपने घर चले जाते थे, लेकिन अमन 3 बजे के बाद भी शाम के 5 बजे तक अकेला ट्यूशन में रुकता था। एक दिन जब सारे छात्र चले गए तो मैं थोड़ा आराम करने के लिए किचन में पानी पीने चली गई। जब किचन में से बाहर आई तो मैंने देखा कि अमन मोबाइल चला रहा था। जैसे ही मैंने उसके हाथ से मोबाइल देखा, मैंने उससे मोबाइल ले लिया। उसके पास जो मोबाइल था वह साधारण नहीं था, बल्कि बहुत महंगा फोन था। 17 साल की लड़के के हाथ पर 1.5 लाख का फोन देखकर मेरी आंखें चमक गईं। अमन बहुत ही जिद्दी था, ये मुझे उस दिन समझ में आया जब मैं उसके हाथ से मोबाइल वापस लिया। मोबाइल वापस देने के लिए जिद करने लगा। इस खींचातानी में मेरी ओढ़नी नीचे गिर गई और अमन की नजर अचानक गलत जगह पर टिकी। उसकी नजर को समझते ही मैंने उसे उसका मोबाइल वापस दिया और तुरंत अपनी ओढ़नी संभाली। मैं अमन को छोटा समझती थी, लेकिन उसमें बच्चों जैसा कोई अंश नजर नहीं आया। मैंने उसे उसका मोबाइल दे दिया और उसके बाद उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा, ट्यूशन खत्म हो गई है, अब घर जाओ। तब वह मेरे पास आकर बैठ गया और बोला, टीचर मुझसे गलती हो गई। बोलते बोलते उसने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसका स्पर्श मुझे किसी बड़े व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। वह मेरे पास बैठा था। तभी मेरा पति घर आया। मेरे पति ने हमारी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अमन को एक छोटा लड़का समझता था। जब अरमान घर आया तो मैंने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा। मैंने अमन से कहा, मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, अब तुम घर जाओ, ट्यूशन का समय खत्म हो गया है। अमन ने मेरा हाथ छोड़ा और मैं अपने कमरे में चली गई। मैं अरमान से पूछा, अरमान क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इस पर वह बोला, इस महीने मेरी तनख्वाह कम आई है, कई हफ्ते इस महीने कट गई हैं। उसके उतरे चेहरे को देखकर मैंने उनसे अपनी अलमारी में 10,000 निकाल के दिए। मैंने उसे बताया कि मैं अपने ट्यूशन क्लास से अच्छी कमाई कर रही हूँ। पैसे देते ही अरमान ने मुझे गले से लगा लिया। जब उसने मुझे गले लगाया तो मेरी नजर कमरे के दरवाजे पर गई, जहां मुझे अमन दिखा। वह हमारे कमरे में झांक रहा था। उसे देखते ही मैंने कहा, अमन तुम यहाँ? तब वह अरमान के सामने हिचकिचाता हुआ बोलने लगा। अमन ने कहा, टीचर मुझे मैथ का एक सवाल समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं रुक गया था। तब अरमान फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया। मैं अमन को लेकर बाहर हॉल में आई। घर में ट्यूशन लेना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों की नजरों में क्या आ जाए ये कहा नहीं जा सकता। हॉल में आते ही अमन ने कहा, गणित में कल समझ लूंगा, और फिर वह घर चला गया। अगले दिन अमन एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3 से 5 तक रुका। उसे मैं थोड़ा अभ्यास देकर अपने कमरे में चली गई। आज शाम मैंने तय किया था कि मैं अपने लिए एक जोड़ी झुमके खरीदूंगी। पिछले कई दिनों से मैं इसके लिए पैसे जमा कर रही थी। जब मैं कमरे में जाकर अलमारी देखी तो वहां केवल 5,000 थे। मैं कल 30,000 जमा किए थे, जिनसे 10,000 में अरमान को दे दिए थे। बाकी 15,000 कहाँ गए, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक अमन वहां आ गया। उसने मेरे आंसू पोंछे और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मेरी समस्या सुनकर अमन अपने बैग से 20,000 लाया और मेरे हाथ में रख दिए। मैं भावुक होकर उसे गले लगा लिया। हालांकि मैं भावनाओं में बहकर उसे गले लगाया था, लेकिन अमन ने मुझे कुछ अलग तरीके से
पकड़ा था उसका स्पर्श गलत जगह हो रहा था। जब अचानक मुझे उसका ऐसा स्पर्श महसूस हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अमन अब छोटा नहीं रहा। मैं तुरंत उसे अपने से दूर कर दिया। जब मैं उसकी नज़र देखी तो मैं हैरान हो गई। मैं उससे पैसे वापस ले लिए और उसे बाहर हॉल में भेज दिया। उस दिन के बाद से अमन मुझे और ज्यादा चिपकने लगा। वह मुझसे हंसकर और खेलकर बात करने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद जब मुझे फिर से पैसों की जरूरत पड़ी, अमन की नजर फिर से फिसल गई। वह मुझे ऐसी जगह घूर रहा था कि मुझे अपने दुपट्टे का भी ध्यान नहीं रहा। मेरी नजर अमन पर थी। वह पुरुष जो स्त्री के नखरे उठाता है और उसे खुश रखता है, उसी के साथ समय बिताने की स्त्री की इच्छा होती है। पिछले कुछ दिनों से मैंने अपने पति को खुद से दूर रखा था क्योंकि वह मेरी जरूरत है पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसे मेरे साथ समय बिताने का भी हक नहीं था। जब मैं अपना दुपट्टा ठीक करना शुरू किया तो अमन ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दे दिया। उसका इरादा यही था कि मैं अपना दुपट्टा ठीक ना करूं। मेरी सुंदरता देखकर वह मेरी मदद कर रहा था, ये मुझे समझ में आ गया था। धीरे धीरे मैंने उसे अपने प्रेम के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। अब उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर मुझ पर ज्यादा था। मुझे भी इसका ध्यान अपनी ओर से हटने नहीं देता था। एक दिन शाम को अमन के दादाजी उसे लेने आए थे। उन्होंने कहा, आपके पास में अमन की ट्यूशन लगाकर सही निर्णय लिया है, क्योंकि उसे ट्यूशन में आने की बहुत ज्यादा चाहत होती है। अमन को पढ़ाई की चाहत थी या किसी और चीज की, ये उसके दादाजी को नहीं पता था। एक बार अमन ने मुझसे कहा, टीचर आप साड़ी से भी ज्यादा अच्छे छोटे कपड़ों में लगेंगी। तब एक्स्ट्रा क्लास के समय अमन मुझे शॉपिंग के लिए मॉल में ले गया। उसने मुझे बहुत महंगे कपड़े खरीद कर दिए। मैंने उससे कहा, तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, अगर तुम्हारे दादाजी को पता चलेगा तो इस पर। अमन ने कहा, अगर दादाजी को पता चला कि मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो भी वह मुझे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे खर्च के लिए वह खुद पैसे मेरे अकाउंट में डालते हैं। दादाजी मुझे 50,000 पॉकेट मनी देते हैं और पिछले कई सालों से मेरे अकाउंट में काफी पैसा जमा हो चुके हैं। मैं आज तक किसी पर भी खर्च नहीं किया और अब मैं तुम पर कर रहा हूँ। अमन का जवाब सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ मुझे महीना भर काम करने पर भी पूरे 30,000 नहीं मिलते थे और अमन की पॉकेट मनी ही 50,000 थी। उसके पॉकेट मनी होने के बावजूद अब मैं उसे पैसे पर अपना अधिकार जमा रही थी। इस पर से अमन मेरी इच्छा पूरी कर रहा था। उस दिन मॉल में 2 घंटे घूमने के बाद मैं बहुत थक गई थी। घर आते ही मैं आराम किया और फिर अपने कमरे में बाल सुखाने लगी। तभी अमन मेरे कमरे में आ गया। मुझे बात गाउन में देखकर वह पूरी तरह से होश खो बैठा। मेरे पास आकर वह मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगा। मैंने उससे खुद से दूर किया तो उसने मुझे जोर से अपनी ओर खींचा। अमन ने कहा, टीचर मैं आपको जो चाहिए वह दे रहा हूँ, तो आपको भी मुझे जो चाहिए वह देना चाहिए। अमन ने मुझे अपनी अनुचित इच्छा व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से वह मुझे अनजाने में अजीब ढंग से छूता था और मुझे अजीब तरीके से देखता था, लेकिन मैंने उसे कभी कुछ नहीं कहा। अब अचानक उसने अपनी अनुचित इच्छा जाहिर कर दी थी। मैं अमन से कहा, अगर मैं तुम्हें मना कर दूं तो। इस पर उसने कहा, तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। जब मुझे समझ आया कि अगर अमन मुझसे दूर जाएगा तो मुझे उससे मिलने वाली आर्थिक मदद और मेरा घर सब कुछ बंद हो जाएगा, तब मैं घबरा गई। मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मेरे पति की 30,000 की सैलरी में कुछ भी पूरा नहीं हो पाता था। हमारे 14 साल के बेटे को भी हमने पढ़ाई के लिए उसकी मामी के पास छोड़ रखा था और उसकी पढ़ाई के पैसे भी हमें बीच बीच में भेजने पड़ते थे। ये सब सोच विचार करके मैंने अरमान को
छोड़ दिया और अमन को वह सब कुछ देने के लिए तैयार हो गई जो वह चाहता था। मुझे लगा कि अमन को इन सब बातों की ज्यादा जानकारी नहीं होगी और वह क्या कर लेगा, लेकिन जब वह मेरे पास आया तो उसने किसी अनुभवी व्यक्ति की तरह मेरे साथ समय बिताना शुरू कर दिया। मैं अमन को छोटा समझ रही थी, लेकिन वह बिल्कुल भी छोटा नहीं था। अब वह हर रोज एक्स्ट्रा क्लास के समय मेरे साथ समय बिताने लगा था। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गए। एक दिन मैं अमन के पास ऐसी गोलियां देखी जो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने उससे पूछा कि उसने ये ताकत बढ़ाने वाली गोलियां कहाँ से लाई, तो उसने कहा, पैसा फेंको तो सब कुछ मिलता है, जैसे तुम मुझे मिली हो। अमन की ये शब्द सुनने में अजीब लगे, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ समय बिताने से पहले अक्सर उन गोलियों का सेवन करता था। मैंने कई बार उसे वह गोलियां लेने से मना किया, लेकिन एक बार जब वह बिना गोलियां लिए मेरे साथ समय बिताने आया तो उसने खुद को कमजोर महसूस किया। अमन खुद को बड़ा समझता था और ये दिखाने के लिए वह सब कुछ कर सकता था। वह उन ताकतवर गोलियों का सेवन करता था। उस दिन अमन को चक्कर आ रहे थे, फिर भी उसने मेरे साथ समय बिताने में कोई झिझक नहीं दिखाई। अमन मेरी हर जरूरत को पूरा कर रहा था और मैं उसे वह खुद दे रही थी जो वह चाहता था। इन सारी बातों की मेरे पति अरमान को जरा भी खबर नहीं थी। मैंने अरमान से ये कहा रखा था कि मेरे पास 2-3 कमजोर छात्र हैं जिनकी मैं पढ़ाई में मदद कर रही हूँ। उसके माता पिता ने उस लड़के की ट्यूशन करने के लिए मुझे 10,000 रुपए फीस थी। इस सोच से अरमान सोचता कि उसे ही फायदा हो रहा है। उसे मेरे और अमन के रिश्ते के बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी। एक दिन मेरे मोबाइल पर मेरी बहन का फोन आया। सुनीता ने मुझे फोन पर जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसका फोन आया तब मैं अमन के साथ अपने प्रेम में थी। अमन को चक्कर आ रहे थे और वह मेरी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मेरी बहन की बात सुनते ही मैं अमन को खुद से अलग किया। सुनीता ने कहा, नेहा अपने बेटे को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ। तुम्हारी स्थिति को ध्यान में रखकर मैं उसे पढ़ा रही थी, लेकिन उसने ऐसा काम किया है जिससे मेरी इज्जत पर दाग लग गया है। सिद्ध जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता था वहां उसने अपनी ट्यूशन टीचर पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए मेरी बहन मुझे घर छोड़ने जा रही थी। मेरे बेटे की हरकत सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस मुंह से बोलूं, क्योंकि मैं खुद एक टीचर होने के बावजूद कुछ पैसों के लिए एक 17 साल के लड़के की अनुचित मांगे पूरी कर रही थी। उस दिन मुझे समझ आया कि अगर मैं समय रहते अमन को ये सारी बातों के लिए मना कर दिया होता और उसे बिना वजह अपने प्रेम के जाल में ना फंसाया होता तो आज मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। सिद्ध ने जो किया वह मेरी ही गलतियों का परिणाम था। मुझे मेरी गलती का एहसास करने के लिए ही शायद ये सब कुछ हुआ। उस दिन मैं अमन द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट और पैसे वापस कर दिए और उसे मेरी ट्यूशन में आने से सख्त मना कर दिया। अमन द्वारा ली जा रही दवाओं का बुरा असर दिखने लगा था, इसलिए उसने सबसे बाहर निकलने का फैसला किया था। उसको यह एहसास हो गया था कि उसने बहुत कम उम्र में एक बड़ी गलती की थी। उस दिन के बाद से उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया था क्योंकि पिछले महीने में मैंने जो कुछ भी किया था उसका मुझे बहुत पछतावा था। मैं उस बारे में अपने पति से कुछ नहीं कहा सकती थी और ना ही मैं अपने 14 साल के बेटे से नजरें मिला सकती थी। सिद्ध ने जो किया था वह गलत था, लेकिन मैं उसे किस मुंह से डांटूं ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन से मैंने ठान लिया कि जो मेरे पास है उसी में खुश रहूंगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से बढ़कर होते हैं संस्कार। मैं अपने बेटे और विद्यार्थी को संस्कार देना भूल गई थी। पैसे कमाने की धुन में मैंने अपने संस्कारों को खो दिया था। भगवान ने मेरे बेटे से गलती करवाकर मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। उस दिन से मैं अपने सिद्ध को अच्छे संस्कार देने लगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।
थोड़ी देर तक तो मैं उसकी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और भी ज्यादा हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी, पर मैं चादर के ऊपर से ही हाथ लगा रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ लगाता रहा, लेकिन उसने कोई इशारा नहीं किया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज का शोर था। अब मुझ में और हिम्मत आ गई थी और मैं थोड़ा सा और आगे खसक गया। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया तो उसने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसी जगह रखा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। 12वीं का एग्ज़ाम देने के बाद मैं फ्री था और अभी सिर्फ आराम और घूमने फिरने के अलावा मैं और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फ्री देखकर घर वालों को सब काम मुझसे ही कराना याद आते थे। कभी सब्जी ला दो तो कभी दूध खत्म हो गया है, मगर मैंने जो जो सोचा हुआ था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस खाली वक्त में मैं कुछ मजे करना चाहता था और ये सारा वक्त गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा था। दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सबकी किसी ना किसी मजबूरी की वजह से वो भी ना हो सका। लेकिन मम्मी ने मुझे कहा अपनी चाची की तरफ चले जाओ, मुझे कुछ चीज भी भिजवानी थी और वैसे भी तुम्हारी चाची इतनी बार तुम्हें आने का कह चुकी है, लेकिन तुम हो कि जाते ही नहीं हो। मेरी चाची लखनऊ में रहती थी और मुझे वहां जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था, इसलिए पिछले 3-4 साल से मैं उनकी तरफ गया ही नहीं था। वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर पर रहने से तो अच्छा है कि चाची के घर ही चला जाऊं, वहां थोड़ा मेरा वक्त भी गुजर जाएगा, वरना घर पड़े पड़े मेरी सारी छुट्टियां बेकार हो जाएंगी। 2 दिन के बाद मैं चाची के घर के लिए रवाना हो गया। चाची का घर लखनऊ के एक छोटे से इलाके में था। चाची मुझे देखकर बहुत खुश हो गई। मेरी चाची के 2 बच्चे थे, लड़की बड़ी थी और लड़का छोटा था। दोनों ही स्कूल गए थे और चाचा भी घर पर नहीं थे। चाची ने बताया कि तुम्हारे चाचा का दूसरे शहर में तबादला हो गया, इसलिए वह सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन आते हैं। खाने पीने से फ्री होकर मैं वक्त गुजारने के लिए छत पर चला गया। छत पर काफी खुला सहन और एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक स्टोर रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि इसको कभी कभार सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उस कमरे में एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था और उस पलंग के दोनों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वह बहुत ही कम इस्तेमाल में आता है। मैं छत की दीवारों से ताक झाँक करके मोहल्ले का जायजा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग चीज नजर नहीं आई। मैं नीचे आकर चाची के साथ बातों में बिजी हो गया। थोड़ी देर बाद बाहर का दरवाजा खुला और स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाजे से मुझे मालूम हो गया कि ये चाची की बेटी ही है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत दूध जैसी सफेद थी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल जिनको उसने चोटी की सूरत में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसका सफेद रंग में सुर्खी आ रही थी। उसने आकर मुझे प्रणाम किया, जिसका मैं अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिखाया और अंदर कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वह अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। वह मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह 9वीं क्लास में पढ़ रही है और आजकल उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं चाची और उनके बेटे से बातें में लग गया, लेकिन मेरा जहन बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वह मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ देख रहा था और चाहता था कि वह मुझसे बातें करे, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में मगन थी और ऐसे शो कर रही थी जैसे मैं वहां मौजूद ही नहीं हूँ। रात को सब लोग छत पर सोते थे, मेरे लिए भी
चाची ने एक साइड पर चरपाई पर बिस्तर बिछा दिया। वह चाची के करीब वाली चरपाई पर सो रही थी। सब सो चुके थे लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। घर से तो मैं सिर्फ 2 दिन ही चाची के घर रहने का सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ दूर से उसको देख रहा था, जो कि रात के अंधेरे में मुझे नजर तो आ नहीं रही थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे सुकून मिल रहा था। न जाने रात के कौन से पहर मुझे नींद आई। सुबह चाची के जगाने पर आंख खुली तो सबसे पहले मैं उसको ही देखने लगा, लेकिन तब तक वह शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने कल वाली रूटीन जारी रखी। फिर मैं अपने चाची के बेटे के, जिसका नाम करण था, उसके साथ बाजार चला गया और उसको कुछ चीज मैंने लेकर दी। मैंने वहां से उसके लिए भी एक चॉकलेट खरीद ली। घर आकर मैंने उसको चॉकलेट दी, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है और दोबारा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। वह मुझसे जितना अजनबी वाला बर्ताव कर रही थी, मुझ में और ज्यादा कशिश हो रही थी। करण मुझे बाहर जाने का कहता, लेकिन मेरा उसके सामने से हटने का दिल भी नहीं करता था। बस दिल करता हर वक्त उसी को देखता रहूं। इस रात भी हम सब छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई और चाची ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। लाइट न होने की वजह से कमरे में बहुत अंधेरा था। मैं धीरे से टटोलते हुए बैठ के एक साइड पर दीवार की साइड लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद बादल गरजने की वजह से मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजू में कोई और भी लेटा हुआ है और लाइट भी अभी तक नहीं आई थी और कमरे में बेहद अंधेरा था। मेरे ख्याल से करण मेरे साथ आकर लेट गया होगा। उस वक्त आसमानी बिजली चमकी, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई और मैंने देखा कि मेरे साथ करण नहीं बल्कि उसकी बहन लेटी हुई है। मेरी तो सांस ही रुक गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। उसको अपने इतने करीब सोते हुए देखकर तो मैं अपना होश खो बैठा। मैं उसकी तरफ करवट लेकर लेटा हुआ था। जैसे ही कोई हरकत की तो जान निकल जाएगी। मैं काफी देर तक उसी हालत लेटा रहा। थोड़ी देर में कुछ नॉर्मल हुआ तो दिल उसको छूने को किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। मुझे अंदाजा हो गया था कि कमरे में अंधेरे की वजह से वह यहाँ आकर लेट गई है। अगर उसको मालूम होता तो वह कभी भी यहाँ ना लेटती। मेरी किसी भी किस्म की हरकत करने से पहले ये समझना जरूरी था कि वह गलती से यहाँ लेटी है या जानबूझकर। मैं नींद में करवट लेने के अंदाज में अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह रखा कि उसकी आंख खुल जाए। मेरे हाथ ने जैसे ही उसको छुआ तो मेरे अंदर जैसे एक अजीब सा करंट लगा हो। उसके बाजू किसी रेशमी तकिए की तरह नरम था। मेरे प्लान के मुताबिक मेरा हाथ लगने से उसकी आंख खुल गई तो फौरन उसने मेरे हाथ पीछे किया और उठकर बैठ गई और अंधेरे में ही गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसे शो कर रहा था जैसे गहरी नींद में हूं और मुझे आसपास दुनिया की कोई खबर नहीं है। मेरे हल्के हल्के खराटे से उसको मालूम हो गया कि वह करण के बजाय मेरे साथ सो रही है। उसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और पलंग की दूसरी साइड पर जाकर लेट गई। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने आप को कोसने लगा कि उसको जगाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में कम से कम वो मेरे पास तो लेटी हुई थी। अब पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। अगले दिन उसने पहले जैसे ही बर्ताव रखा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि रात की बात पर कुछ रिएक्ट कर रही हो। आज तो वह थोड़ा परेशान लग रही थी और पहले से भी ज्यादा पढ़ाई में बिजी थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसके बजाय चाची ने बताया कि कल इसका मैथ का पेपर है और ये मैथ में काफी कमजोर है। मैंने कहा कि चाची आप फिक्र ना करें, मैं तैयारी करा देता हूँ।
ये सुनकर उसको कुछ तसल्ली हुई। मैं देर रात तक उसके साथ बैठकर मैथ की तैयारी कराई। इस दौरान काफी बार मेरा हाथ उसके हाथ को छुआ तो जैसे करंट सा लग गया था। उसके बाद वह मेरे साथ कुछ हद तक फ्रैंक हो गई थी। अब अगले दिन पेपर देकर आई तो काफी खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि पेपर बहुत अच्छा गया है और आज मेरे पेपर भी खत्म हो गए हैं। फिर उसने मुझसे हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा गया है। उसका नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर मैं तो अपने आप से ही बेगाना हो गया था। उसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल ही अलग रूप देखा। वह मुझसे बहुत ही फ्री हो गई थी और अगले 2 दिन हम लोगों ने खूब गपशप की। इस रात को सोते ही फिर से बारिश हो गई और चाची ने आज भी मुझे अंदर जाकर सोने को कहा था। मैं कमरे में बेड की दूसरी साइड पर आकर सो गया जहां करण सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था। उस वक्त बिजली चमकी और उस चंद सेकंड की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे साथ करण के बजाय वही सो रही है। मैं तो जैसे शॉक्ड हो गया। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा उस दिन की तरह इसको फिर जगा दूं, वरना लाइट आने पर या सुबह उठने पर चाची ने देख लिया तो पता नहीं क्या समझेंगी। मैं अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह मारा जैसे कि नींद में लग गया हो। वह उठी और बैठकर गौर से मेरी तरफ देखने लगी और फिर दोबारा वहीं पर लेट गई, मगर मैं अभी भी लेटा रहा और सोने की एक्टिंग जारी रखी। मैं दीवार वाली तरफ था और वह पलंग की तरफ। हमारे दरमियान फासला बहुत ही कम था, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वही लेटा रहा। 10-15 मिनट तक ऐसे ही लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। हाथ रखते ही जैसे मुझे न जाने क्या होने लगा। थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और मैं चादर के ऊपर से हाथ फेर रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज का शोर था। अब मुझ में और हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा और आगे को सरक का। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके चादर के अंदर किया तो उसने फौरन से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, मगर मैंने कोई हरकत नहीं की और मैं यूं ही लेटा रहा। मगर अभी तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वह सीधी होकर लेटी और मेरे हाथ को अपने हाथों में ही रखा। उसके ऐसा करने से तो मेरे पूरे वजूद में सनसनी फैल गई और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर वह अभी कोई हरकत नहीं की थी। थोड़ी देर तक तो वह मेरा हाथ यूं ही अपने हाथ में रखी रही। फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कान में कहने लगी, मैं 7 वाले स्टोर में जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वहां पर आ जाना। इतना कहकर वह पीछे हुई और बैठकर चारों तरफ का जायजा लेने लगी। फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसकी ये बात सुनकर तो मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा और सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे बात तक नहीं करती थी वह मुझे इस रात अकेले में मिलने का कह रही है। खैर, लाइट अभी तक नहीं आई थी और चाची खर्राटे लेते हुए सो रही थी। फिर मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं धीरे धीरे चेक करते हुए स्टोर रूम की तरफ जाने लगा। अभी मैं स्टोर रूम के अंदर गया ही था कि उसने मुझे पकड़कर अपने साथ लगा लिया। वह दरवाजे पर ही खड़ी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही थी। फिर वह अपने प्यार का इजहार की। 23 दिनों में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन जब मैं अपने घर के लिए जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके करीब आकर कहा कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और घर पहुंचकर मैं मम्मी को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजूंगा। इतना सुनकर उसने अपनी नजर शर्म से नीचे झुका ली। मैंने उसके आंसुओं को साफ किया और घर
के लिए निकल गया। घर पहुंचकर अपनी मम्मी पापा को रिश्ते के लिए भेज दिया। मेरे मम्मी पापा को भी कोई ऐतराज नहीं था। फिर मेरी चाची ने भी मंजूरी दे दी और इस तरह से हमारी शादी हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।